वेलकम टू द सेशन गाइस, माय नेम है शुभम सूर्यवंशी और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक नई यूनिट का शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है सॉलिड्स। ठीक है, अब देखो शुरू के 5-7 मिनट में पहले मैं आपको बता दूंगा कि यार इस पर्टिकुलर यूनिट में हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है ना, जैसे थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। ओके है ना। उसके बाद फिर हम एक पर्टिकुलर चीज को उठाएंगे, जैसे हम इस पर्टिकुलर वीडियो में उठाने वाले हैं एक टॉपिक जिसका नाम है लाइंस। ठीक है, 3D के बारे में बात होने वाली है, प्लेन्स के बारे में बात होने वाली है। ठीक है ना। उसके बाद जैसे ही हम उस लाइन के टॉपिक को उठाएंगे तो हम उस पर बेस्ड जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनको पहले देख लेंगे। प्लस साथ ही साथ हमें थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि यार ये जो लाइन का कंसेप्ट है वो वर्क कैसे करता है। ठीक है ना। तो उसके लिए हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के बारे में बात करनी है। ठीक है, जैसे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के बारे में जान लेंगे, इसकी अलग अलग वेराइटीज होती है कि पोलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसको सिलेंड्रिकल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फिर इनको कैसे हम नॉर्मल कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कार्टेशियन मतलब जो तुम्हारा XYZ वाला फॉर्म होता है। ठीक है, उसके बारे में भी डिस्कशन होगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे हम इससे रिलेटेड सारे फॉर्मूला, सारे कंसेप्ट है ना आपके सामने डिस्प्ले हो रहे होंगे। डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, फिर इन पे बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो भी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन कैसे लिखी जाती है, उसको कैसे फॉर्मेट किया जाता है ना, उसमें लाइन की इक्वेशन का क्या रोल है। ओके, ये सारा कुछ डिस्कशन यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, साथ ही साथ हम काफी सारे न्यूमेरिकल्स जैसे आप देख सकते हैं प्रैक्टिस करने वाले हैं। ओके, ना सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये सब चीजें आप क्यों करा रहे हो, हमको तो डायरेक्टली क्वेश्चन स्फीयर का करना होता है, हमको तो क्वेश्चन सिलेंडर का होता है। ऐसे मन ही मन आपके थॉट्स आ रहे होंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि आप चाहे स्फीयर की बात कर लीजिए, चाहे आप सिलेंडर की बात कर लीजिए, चाहे आप कोन की बात कर लीजिए, अगर आपके लाइंस और प्लेन के बेसिक सॉर्टेड नहीं है ना, तो सबसे पहली चीज तो स्फीयर के बहुत सारे क्वेश्चंस तो आपसे बनेंगे ही नहीं। ठीक है ना। बिना लाइन और बिना प्लेन की नॉलेज के स्फीयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना इम्पॉसिबल है। रही बात आपके सिलेंडर और कोन के क्वेश्चंस की, तो वहां पे प्रॉब्लम ये आती है कि आपको हर फॉर्मूला रटना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपके बेसिक सॉर्टेड नहीं है। अगर आपके बेसिक सॉर्टेड हो जाते हैं तो मैं काफी चीजें इससे रिलेट कर पाऊंगा, आपकी किसकी, कोन की और सिलेंडर की। जैसे जैसे वो चीज आपके प्लेन और लाइन से रिलेट होते रहेंगे वैसे वैसे आपको वहां के फॉर्मूले रटने नहीं पड़ेंगे। ठीक है ना। तो जिसके बेसिक्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा क्लियर है, जिसको ये सारी चीजें जो मैंने दिखा दी मैं इस चैप्टर में कवर करने वाला हूं आती है, तो आप इसे 1.5x में चला सकते हैं। ठीक है, और जिसके सॉर्टेड नहीं है बेसिक्स, चिंता मत करो। ठीक है, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपके लाइंस और प्लेन्स के पूरे बेसिक्स 100% सॉर्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको स्पीयर्स और सिलेंडर्स और कोन जो है वो बहुत सिंपल लगने लगेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि भाई लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट थोड़ा वीडियो देखने के बाद करना, अभी नहीं बोल रहा कमेंट करने के लिए तुमको। ठीक है, चलो। सो क्या क्या पढ़ना है, कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के बारे में पढ़ना है। 3 टाइप के सिस्टम्स होते हैं। लाइन के बारे में पढ़ना है कि भाई 3D स्पेस में 3D ज्योमेट्री क्या होता है। 11th 12th में अगर 3D पढ़ा होगा, थोड़ा थोड़ा याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी याद है तो एकदम बेसिक से उठाने वाले हैं अपन। ओके, प्लेन के बारे में पढ़ना है भाई। प्लेन जो 3D में होता है वो 3D प्लेन किस तरीके से दिखता है, कैसे वर्क करता है, लाइन का क्या रोल है, जैसे मैंने डिस्कस किया। ठीक है, स्फीयर, सिलेंडर और कोन का यहाँ पर इस वीडियो में कोई काम नहीं है, क्योंकि एक ही वीडियो में थोड़ा ना पूरे पढ़ा दूंगा मैं, मेरे को भी यूट्यूब पे व्यूज चाहिए, मैं भी अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। ओके, तो दूसरे वीडियोस में आपको स्फीयर वगैरह मिलेगा। एनीवेज वो रीजन नहीं है, वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं करना है, इसलिए मैं एक वीडियो में पूरा नहीं पढ़ा रहा हूँ। ओके, कोऑर्डिनेट सिस्टम्स सबसे पहले। सो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में सबसे पहला वाला होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, 3 आपकी लाइंस होती हैं, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, अगेन बोल रहा हूं जिसके बेसिक्स थोड़े सॉर्टेड है 1.5x में चला के आगे निकल जाना। ओके, तीनों ही एक्सिस आपस में हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, मतलब जेड और वाई एक्सिस हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये भी हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, साथ ही साथ एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस ये भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, है ना। तो तीनों ही एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है ना। अगर मुझे रैंडमली किसी एक पॉइंट को चूज करना है 3D में, फॉर एग्जाम्पल मुझे रिप्रेजेंट करके बताना है पॉइंट 1,2,3। ठीक है, तो 1 मेरा क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो मुझे ओरिजिन से 1 यूनिट जाना पड़ेगा, तो एक्स एक्सिस के लिए 1 यूनिट आ जाओ, आ गए हम यहाँ पे। ठीक है, तो नॉर्मली हम ये बोल सकते हैं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स एक्सिस में ये 1 यूनिट आया है, लेकिन वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में ये ट्रैवल नहीं किया है, इस वजह से इसको हम 1,0,0 बोल सकते हैं। ठीक है, लेट्स से इस पॉइंट को लेके मैं थोड़ा सा राइट डायरेक्शन में मूव करता हूं, तो जैसे ही मैं राइट डायरेक्शन में मूव करूंगा, अब मैं सिर्फ और सिर्फ किसके अलॉन्ग मूव कर रहा हूं, वाई एक्सिस के अलॉन्ग। ठीक है, तो मान लीजिए कि मैं मूव करते करते 2 यूनिट मूव कर गया यहाँ पे, है ना। तो अब आप बोल सकते हो कि यार इसका जो रिस्पेक्टिव वाई कोऑर्डिनेट होगा वो कितने होगा, 2 यूनिट्स का होगा, है ना। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं और इस पॉइंट की बात करूं तो क्या फर्क होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी 1 यूनिट आ चुका है यहाँ पर, है ना, और फिर ये 2 यूनिट राइट में मूव किया है, तो ये हो जाएगा 1,2। जेड एक्सिस में अभी कोई मोशन नहीं किया तो 1,2,0 रहेगा। वैसे इस पॉइंट की बात करूं तो ये बेसिक रिप्रेजेंटेशन है सिर्फ वाई एक्सिस में, है ना, तो हम इसके क्या लिख सकते हैं 0,2,0। ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। चलिए यहां से ऊपर जाते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस एक्स वाई प्लेन में मूव नहीं कर रहा हूं, अब मैं इसके परपेंडिकुलरली ऊपर की तरफ मूव कर रहा हूं।
मान लीजिए मूव करते करते मैं इस पॉइंट पे आ चुका हूं, तो मैं यहां से 3 यूनिट ऊपर आ चुका हूं। तो अगर मैं 3 यूनिट ऊपर आ चुका हूं यहाँ पे, तो मैं क्या बोलूंगा, ऑलरेडी मैं एक्स और वाई एक्सिस पे 1 और 2 जा चुका था, अब जेड एक्सिस के अलावा 3 यूनिट ऊपर आ चुका हूं। ठीक है, तो इस पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट्स हो गए वो क्या हो गए, 1,2,3। वैसे अगर मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो ये बेसिकली सिर्फ जेड एक्सिस से 3 यूनिट ऊपर है, तो इसका एक्स और वाई में कोई मोशन नहीं है, ये हो गया 0,0,3। ठीक है, तो एक बेसिक रिप्रेजेंटेशन है, बेसिक इंट्रोडक्शन है कि किस तरीके से आपका 3D जो है वो वर्क करता है ना। कि मुझे 1,2,3 जाना है, तो 1 यूनिट एक्स एक्सिस में गए, फिर 2 यूनिट वाई एक्सिस के अराउंड गए, और फिर 3 यूनिट ऊपर की तरफ चला गया। तो अल्टीमेटली मेरा पॉइंट जो है वो यहां पर है। ठीक है, ऐसे ही आपको लाइन का रिप्रेजेंट भी करके दिखाते हैं। क्या करते हैं वो, कुछ नहीं, यहाँ ओरिजिन से लेके एक लाइन ऐसे बना दे सकते हैं आपकी। ठीक है ना, तो इस टाइप की लाइंस आपने देखी होगी कॉलेज में, टीचर्स वगैरह बना के दिखाते होंगे। तो यहाँ पर पी पॉइंट को 1,2,3 बोल रहा है, तो ये 3D में आपकी बन चुकी है एक लाइन। ओके, सो बेसिक्स हमने देख लिए इसके, है ना। अब देखते हैं जरा और क्या क्या है हमारे पास 3D में पढ़ने के लिए, है ना। सो सेकंड वाला टाइप का कोऑर्डिनेट होता है आपका, सेकंड वाला टाइप का कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है आपका, इसे हम क्या बुलाते हैं, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, इसके पहले जो हमने सिस्टम देखा था वो कौन सा था, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम सिर्फ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को लेते हैं, और उन्हीं एक्सिस के अलोंग हम नंबर्स को ले रहे होते हैं। मतलब 1,2,3 इस तरीके से एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स में आपकी वैल्यूज आ रही थी। कहां पर, पिछले वाले में, कार्टेशियन सिस्टम जो अभी देखा। ठीक है, इस वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के 1,2,3 नहीं लेते हैं। यहां पर हम क्या करते हैं कि एक अलग तरीका होता है रिप्रेजेंटेशन का, हम एंगल्स का यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये एक पॉइंट है और ये एक लाइन है ओपी। ठीक है, इसकी लेंथ मान लो आर गिवन है मुझे। ये जो ओपी है, ये एग्जैक्टली थीटा एंगल्स बना रही है, कहां से, जेड एक्सिस से। ठीक है, और ये जो है इस ओपी का अगर मैं प्रोजेक्शन बनाऊं, कहां पर, एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जैसे मैंने कहा था कि ये यहां पर आप देख सकते हो कि जेड एक्सिस परपेंडिकुलर है, मतलब इस ओपी का मैं अगर ध्यान से देखूं तो ये भी आपको परपेंडिकुलर मिलेगा। देखो कैसे कैसे, ऐसे। ठीक है, ये दोनों भी परपेंडिकुलर है बेसिकली। ठीक है, ये इसके प्रोजेक्शंस बनाए हैं मैंने। तो इस ओपी का जेड एक्सिस पे जो कंपोनेंट बनेगा वो क्या बनेगा, आपका आर कॉस थीटा बनेगा। ठीक है ना। और इसी आर कॉस थीटा का अगर मैं साइन कंपोनेंट लूंगा तो वो इसके अलोंग बनेगा, ये वाला कंपोनेंट। और ये वाला कंपोनेंट क्या कहलाएगा आपका, दिस इज नथिंग बट योर आर साइन थीटा। अब ये जो आर साइन थीटा बन गया है ना, ये लेटस से कि ये कितना एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस से फाई एंगल बना रहा है। ठीक है, अब ये पूरा पूरा एंगल भी 90 डिग्री का है, करेक्ट, हम जानते हैं ना ये पूरा पूरा 90 डिग्री का है। तो फिर यहां से वापस कंपोनेंट बन सकते हैं, आर साइन थीटा का फाई के अलोंग क्या बनेगा, आर साइन थीटा, इसके साथ ही साथ इसका इसके अलोंग बनेगा कॉस कंपोनेंट, है ना। सो दिस बिकम्स कॉस फाई। अब इसके अलोंग कॉस बन रहा है तो इसके अलोंग क्या बनेगा, साइन बनेगा। ठीक है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, दिस इज गोना बी माई आर साइन थीटा, है ना, और फिर इसका साइन कंपोनेंट विच इज बिकम्स साइन फाई। ठीक है, सो बेसिकली आपने रेजोल्यूशन तो पहले भी देखा होगा कि किस तरीके से हम फोर्सेस को रिजोल्व करते थे मैकेनिक्स में, है ना। सो वही चीज यहां पर होती है, कुछ नहीं करना रहता है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक लेंथ गिवन थी, कौन सी, कि ओ से लेके पी तक की लेंथ गिवन थी आर, और ये जो लेंथ या ये जो लाइन गिवन थी, ये लाइन कितना एंगल बना रही थी, जेड एक्सिस से थीटा बना रही थी। तो क्योंकि ये जेड एक्सिस वाला है इसके प्लेन में परपेंडिकुलर, तो मैंने क्या किया, इसके अलोंग एक थीटा डाला तो कॉस कंपोनेंट आएगा। अब इसके अलोंग कॉस कंपोनेंट है तो इसके एग्जैक्टली परपेंडिकुलर क्या मिलेगा, यहाँ पे साइन कंपोनेंट। अगर किसी को दिमाग में ऐसा लग रहा है कि सर ये आर कॉस थीटा लिया था यहां पर आपने, तो यहां पर आपको आर साइन थीटा लेना चाहिए था, है ना। तो यहां पे आर साइन थीटा आपने क्यों नहीं लिया, इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये जो ओपी लाइन है ना, ये 3D में प्रेजेंट है ना। इसके पास में जेड एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग, एक्सिस के अलोंग, सबके अलोंग कोऑर्डिनेट्स है। अगर ये सिर्फ 2D प्लेन होता तो यहाँ पे आर कॉस थीटा और यहाँ पे आर साइन थीटा बन जाता, बट ऐसा नहीं है, 2D में नहीं है, ये 3D में है। इसलिए इसका जो आर साइन थीटा गिरेगा वो ऊपर नहीं गिरेगा, वो नीचे वाले प्लेन पे गिरेगा। और जैसे ही आर साइन थीटा मिल गया, अब इसका इस प्लेन में ले लो कॉस कंपोनेंट, इस प्लेन में लो साइन कंपोनेंट। ठीक है, इस तरीके से आपके कोऑर्डिनेट्स बनते हैं, और इन्हें हम क्या बुलाते हैं, स्फेरिकल पोलर, या सिर्फ आप पोलर कोऑर्डिनेट्स का इन्हें नाम दे सकते हैं। ओके, अब ये होता है कि एक रिलेशन बताइए कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द कार्टेशियन एंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स। रिलेशन क्या है, बड़ा ही सिंपल सा है। कार्टेशियन सिस्टम में हम इसके अलोंग जो कोऑर्डिनेट आता था उसको क्या बुलाते थे, एक्स बुलाते थे। और हम पोलर सिस्टम में इसी एक्स कोऑर्डिनेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर साइन थीटा कॉस फाई से। तो रिलेशन क्या हो गया कि मैं एक्स कोऑर्डिनेट को क्या लिखने वाला हूं, इसे मैं लिखूंगा आर साइन थीटा कॉस फाई। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द कार्टेशियन एंड द पोलर वन। ठीक है, वैसे ही y कोऑर्डिनेट को हम क्या लिखेंगे कि y कोऑर्डिनेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस थिंग। ओके, सो दिस इज r sin थीटा sin फाई। ठीक है, और z कोऑर्डिनेट को हम किससे बोल रहे हैं, z तो इसका कंपोनेंट सीधा r cos थीटा, सो z कोऑर्डिनेट विल बी सिंपली रिप्रेजेंटेड बाय
आर कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, सो इस तरीके से आप अपने पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टेशियन सिस्टम के बीच में रिलेशन बना सकते हैं। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। इनकेस कोई दिक्कत हो रही हो थोड़ा सा रिवाइंड करके दोबारा देखिएगा, बहुत ही आसान रहता है इस प्रोजेक्शन को समझ के इन कोऑर्डिनेट्स को लिखना, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। ओके, चलो, सो हमने अभी अभी देखे कौन से पोलर कोऑर्डिनेट्स, अब हम देखने वाले हैं आपके सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये भी एक टाइप का पोलर कोऑर्डिनेट ही होता है, लेकिन ये सिलेंड्रिकल फॉर्मेट में होता है। तो इसमें क्या होता है, देखो पिछले वाले में आपका इस तरीके से एक लाइन बन रहा था 3D में, ठीक है ना, लेकिन इस बार 3D वाली लाइन गिवन नहीं होती है। इस बार मुझे क्या गिवन होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्शन, कि एक्स और वाई एक्सिस में कहां पे प्रोजेक्शन है। जो एक्स और वाई एक्सिस में प्रोजेक्शन होता है वो ऑब्वियसली कितना एंगल पे रहेगा, फाई एंगल पे रहेगा एक्स एक्सिस से। ठीक है, ये जो है इसको पी बोल सकते हो, रो बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता अपने हिसाब से, बहुत से लोग इसको रो लेके चलते हैं। ठीक है, सो अगर ये डिस्टेंस मेरा रो के बराबर है, ठीक है, ये एंडलेस लाइन जरूर दिख रही है लेकिन इसका डिस्टेंस यहां से यहां तक रो के बराबर है अगर, तो यहां वाला कंपोनेंट क्या बनेगा, देखो ये पूरा पूरा एंगल 90 है, तो यहां बनेगा कॉस फाई और यहां क्या बनेगा, साइन फाई। ठीक है, तो हम सिंपली बोल पाएंगे कि इधर बनेगा मेरे पास रो या पी का कॉस ऑफ फाई, मैं इसको रो लेके बोलता हूं। ठीक है, तो रो कॉस फाई हो गया। ठीक है, तो इधर साइड में क्या बन जाएगा आपका, दिस विल बी रो साइन फाई। ठीक है ना, जेड एक्सेस के अलोंग कोई कंपोनेंट नहीं है, इसका मतलब इस वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में जेड एक्सेस के अलोंग हम जेड ही लेंगे। ठीक है, अब वापस से अगर मुझे रिलेशन बताना है तो मैं क्या बोलूंगा कि इसका जो कार्टेशियन सिस्टम का एक्स होता है उसके अलोंग जो कोऑर्डिनेट होता है उसे हम क्या बुलाते हैं, रो कॉस फाई बुलाते हैं। ठीक है ना, वहीं पे कार्टेशियन सिस्टम का जो वाई कोऑर्डिनेट होता है उस वाले को हम क्या बुलाते हैं, रो साइन वाई बुलाते हैं। ठीक है, ये बन गया रिलेशन आपका। और z एक्सिस के अलोंग क्योंकि कोई भी कोऑर्डिनेट नहीं है तो इसका और इसका z क्या होता है, सेम ही होता है। ठीक है ना, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम बोलते हैं कि ये वाली लेंथ रहेगी रो वाली, ठीक है, साथ ही साथ एक एंगल रहेगा मेरे पास फाई जिसका मुझे यूज करना है। ठीक है, और ऊपर की तरफ क्या रहेगा, z कोऑर्डिनेट होता है, तो रो फाई और z के फॉर्म में हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वैसे ही हम अगर पोलर वाले के फॉर्म में जाएं तो पोलर वाले में सॉरी स्पेरिकल वाले में क्या होता था, आर होता था, है ना, और फिर एक एंगल होता था यहाँ पे थीटा वाला और फिर एक एंगल होता था नीचे वाला। ठीक है, सो आर थीटा और फाई इसकी हेल्प से क्या होता है, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, रो फाई और जेड इसकी हेल्प से क्या होता है, सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं, फिर से बोल रहा हूँ कुछ रटने की जरूरत नहीं है ना, आराम से वीडियो को देखते रहो, थोड़े थोड़े नोट्स बनाते रहो। अच्छा, नोट्स के बारे में बता दूं, मैंने ना ऑलरेडी एप्लीकेशन का लिंक वगैरह डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में, अगर इनकेस वो लिंक वर्क नहीं कर रहा हो तो प्ले स्टोर में जाके सिंप्लीफाइंग इंजीनियरिंग आप सर्च कर सकते हैं, डाउनलोड कर लो, वहां पे सारे कोर्सेस अवेलेबल है और वहां पे नोट्स भी हम जल्दी डालने वाले हैं। हो सकता है ये वीडियो के तुरंत आने पे आपको नोट्स ना मिले बट एक दो दिन के अंदर अंदर 100% मिल जाएंगे। ठीक है ना, सो चेकआउट कर लीजिएगा, काफी कुछ वहां पे डिटेल में दिया। चलिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हमें समझ में आ चुके हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि इन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की हेल्प से क्या क्या सवाल पूछे जा रहे हैं और लाइन के रिस्पेक्ट में मुझे क्या क्या चीजें जानने की जरूरत है। ठीक है, तो जब भी आप 3D में एक लाइन बनाते हैं ना, है ना, तो आपको दो चीजें लाइन के बारे में बिल्कुल पता होनी चाहिए कि उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है और उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस क्या है। ठीक है, जैसे आप 2D में लाइन बनाते थे तो 2D में लाइन बनाने के बाद कुछ ना कुछ लाइन का एक एंगल होता था उसके एक्स कोऑर्डिनेट से, एक्स एक्सेस से, राइट। 2D में लाइन बनाने के बाद कुछ ना कुछ वाई एक्सिस से होता था, जैसे मैं थोड़ा सा याद दिलाऊं, आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसे होते थे, राइट, है ना, तो आपने रैंडमली एक लाइन बना दी तो लाइन कुछ ना कुछ एंगल थीटा बनाती थी एक्स एक्सिस से, कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी वाई एक्सिस से, इस लाइन का स्लोप होता था, राइट, है ना, जैसे दो तीन चीजें होती थी ना 2D में, वैसे ही आपके पास दो तीन चीजें यहाँ पे 3D में भी है। पहली चीज कौन सी है कि लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, दूसरा चीज लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस क्या है। तो पहले ना मैं आपको बता देता हूं कि डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकाले जाते हैं किसी भी लाइन के। ठीक है, देखो डायरेक्शन रेशियोज निकालने के लिए मुझे किसी भी लाइन में एटलीस्ट दो पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो लेट अस से कि ये मेरा पहला वाला पॉइंट है x1 y1 z1 एंड दिस इज माय पॉइंट बी x2 y2 z2। डायरेक्शन रेशियोज निकालने के लिए मुझे सिंपली ऊपर वाले से नीचे वाले के माइनस कर देना है, नीचे वाले से ऊपर वाले का माइनस करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बात वही रहेगी। ठीक है ना, सो डायरेक्शन रेशियोज आपके कैसे निकलेंगे, आप x2 माइनस x1 करेंगे तो पहला डायरेक्शन रेशियो मिल गया, फिर आप y2 माइनस y1 करेंगे दूसरा वाला मिल जाएगा, फिर आप z2 माइनस z1 करेंगे तो तीसरा वाला मिल जाएगा। ठीक है, तीनों को कॉमा से सेपरेट कर दीजिए, लगे तो मन करे ब्रैकेट भी बना दीजिए। ठीक है, सो इस तरीके से क्या बन गए आपके डायरेक्शन रेशियोस बन गए। डायरेक्शन रेशियोस को जनरली रिप्रेजेंट करने के लिए हम इन वेरिएबल्स का यूज करते हैं ए बी एंड सी, है ना, तो अगर मैं बोल रहा हूं कि ए बी सी ये तीन क्या है, डायरेक्शन रेशियोस हैं, किसके डायरेक्शन रेशियोस है, एक पर्टिकुलर लाइन के, तो वो डायरेक्शन रेशियोस की वैल्यू कैसे निकलेगी, आपके कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर करके। ठीक है, हमें समझ में आ गया डायरेक्शन रेशियोस कैसे निकलते हैं, एक आधा एग्जांपल लेके मैं निकाल के भी दिखा दूंगा। ओके, नाउ डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है,
देखो डायरेक्शन कोसाइंस को समझने के लिए आप इसके वर्ड पे जाइए, कॉस आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। मतलब किसी एंगल का मुझे क्या लेना पड़ेगा, कॉस लेना पड़ेगा। किस एंगल का? देखो एंगल मेरा अल्फा हो गया तो कॉस अल्फा हो जाएगा, एंगल मेरा बीटा हो गया तो कॉस बीटा हो जाएगा, एंगल मेरा गामा हो गया तो कॉस गामा हो जाएगा। तो ये तो बताइए कॉस अल्फा बीटा गामा है क्या? ये अल्फा बीटा गामा वो एंगल्स होते हैं जो मेरा ये 3D स्पेस में लाइन एक्स वाई और जेड एक्सेस से बना रहा होता है, ठीक है। सो मान लीजिए कि मेरी जो लाइन है ना वो एक्स एक्सेस से 3D में कितना एंगल बना रही है, लेट अस से कि ये 3D में अल्फा एंगल बना रही है। यही लाइन उस 3D प्लेन में वाई एक्सेस से कितना बना रही है, मान लीजिए बीटा एंगल बना रही है। और यही लाइन इस 3D प्लेन में जेड एक्सेस से कितना एंगल बना रही है, गामा एंगल बना रही है, ठीक है। तो अल्फा का कॉस लिया तो कॉस अल्फा, अल्फा का बीटा का कॉस लिया तो कॉस बीटा, गामा का कॉस लिया तो कॉस गामा। ये जो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा यही कोसाइंस है, ठीक है ना। तो इन्हें हम क्या बुलाते हैं, दीज आर कॉल्ड एज दी डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है ना। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। डायरेक्शन कोसाइंस को निकालने का तरीका और एक है, वो दिखाऊंगा मैं, ठीक है। फिलहाल के लिए मीनिंग समझो कि व्हाट आर डायरेक्शन रेशियोज, कि किसी भी 3D लाइन में मुझे अगर 2 पॉइंट्स पता है तो उन दोनों पॉइंट्स का डिफरेंसेस लेके क्या निकल जाते हैं मेरे, इजी तरीके से डायरेक्शन रेशियोज निकल जाते हैं, ठीक है ना। और उसी लाइन का अगर मुझे पता है कि वो कितना एंगल बना रही है एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से, तो उस एंगल के आगे कॉस लगा दूं उसका, तो क्या बन जाता है, डायरेक्शन कोसाइन बन जाता है, एज द नेम सेज, ठीक है। सो आई होप डायरेक्शन रेशियोज और कोसाइंस आपको समझ में आ गए होंगे। छोटे मोटे एक दो न्यूमेरिकल्स देखेंगे तो हमें और समझ में आएगा, ठीक है। हालांकि आगे बढ़ने से पहले रेशियोज और कोसाइंस के बीच में एक रिलेशन होता है, ठीक है ना। तो क्या रिलेशन होता है वो हम आपको दिखा देते हैं पहले, ठीक है ना। वो रिलेशन कैसे आ रहा है उसको रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन, ठीक है। सो मैंने देखा था यार डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस निकलते कैसे हैं। सो डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज को हम ए बी सी में रिप्रेजेंट करते हैं। ए क्या हो गया आपका x2 माइनस x1, ठीक है। दूसरा वाला इज इक्वल टू भी डाल दो, चलो। दूसरा वाला डायरेक्शन रेशियो बी क्या हो गया मेरा, y2 माइनस y1। और तीसरा वाला डायरेक्शन रेशियो सी क्या हो गया मेरा, z2 माइनस z1, ठीक है। ये हो गया डायरेक्शन रेशियो। अब इससे डायरेक्शन मुझे कोसाइन बनाना है, तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे बनेगा, सिंपल तरीका है, आप एक उठाइए डायरेक्शन रेशियो किसी भी, मैं पहले वाले डायरेक्शन रेशियो को उठाता हूं, तो ए को उठा के मुझे अंडर रूट में क्या कर देना, ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है ना। वैसे ही मुझे अगर दूसरा वाला डायरेक्शन कोसाइन बनाना है तो ए की जगह दूसरा वाला उठा लीजिए, तो इस बार मैंने बी उठा लिया, सो बी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। और बना सकता हूं क्या, और बना सकता हूं, बिल्कुल बना सकता हूं, सी भी है मेरे पास में, तो सी को उठा लीजिए, उसके बाद इसको डिवाइड कर दीजिए किससे, अगेन सेम थिंग, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। तो मेरे पास ए बी और सी ऐसे तीन चीजें थी, तो तीनों को उठा के डिवाइड करने से मुझे क्या बन गए, डायरेक्शन कोसाइंस बन गए, ठीक है। पहला वाला जो डायरेक्शन कोसाइन बना है इस वाले को एल नाम दे दो, दूसरा वाला डायरेक्शन कोसाइन बना है इसको एम नाम दे दो, तीसरा वाला जो बना है उसको एन नाम दे दीजिए आप, है ना। तो अगर मेरे पास एल एम और एन ये तीन क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है, ठीक है। तो ये तीन डायरेक्शन कोसाइंस कैसे बन सकते हैं, जो मेरे पास डायरेक्शन रेशियोज मिले हैं ए बी सी, तो ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट वाला करेंगे तो पहला मिल गया, बी डिवाइडेड बाय अंडर रूट वाला करेंगे तो दूसरा मिल गया, सी डिवाइडेड बाय अंडर रूट वाला करेंगे तो तीसरा मिल गया, ठीक है। ये एल एम और एन यही है आपके कॉस ऑफ अल्फा, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका कॉस ऑफ बीटा, ओके। ये वाला क्या हो जाएगा आपका कॉस ऑफ गामा हो जाएगा, ठीक है। तो जो आप पिछले वाले में कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा डायरेक्शन कोसाइंस की बात कर रहे थे, उन्हीं को डायरेक्शन रेशियोज की हेल्प से न्यूमेरिकली निकाला जा सकता है, दिस इज द प्रोसेस टू इट, ओके। देखो थोड़ा स्लो चल रहा हूं, लेकिन स्टिल अगर किसी को फील हो रहा होगा कि यार थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो है रिकॉर्डेड है, थोड़ा सा पीछे की तरफ जाइए, दोबारा देखिएगा, लॉजिक समझ में आएगा। हालांकि जो पहले पढ़ रहा हो, जो थोड़ा सा वीक है इन सब कंसेप्ट्स में, देखो वीक कोई नहीं होता है, पहली बार पढ़ रहे वाला सीन होता है, ठीक है ना। मैं वीक नहीं मानता किसी को, ठीक है, बस सही गाइडेंस की जरूरत होती है, हर कोई नंबर ला सकता है, ओके। सो नाउ द थिंग इज कि आप इसे एक बार दो बार रिपीट करके देखिए और पेन पेपर लेके बैठो यार, ठीक है। लिखते रहोगे साथ साथ, दिमाग में चीजें आराम से घुसती रहेंगी, ठीक है। चलिए, सो डायरेक्शन रेशियोस और डायरेक्शन कोसाइंस के बीच का हमने रिलेशन जो है वो अब समझ लिया है, ओके। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं जरा, और क्या हमारे पास पढ़ने के लिए, देखिए हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, कि आप एक लाइन की इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए किसी एक लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए, ठीक है। तो यार किसी भी एक लाइन की इक्वेशन मुझे बनानी है 3D प्लेन में, है ना, बात हम यहाँ पे 3D प्लेन की कर रहे हैं, तो मुझे ना कम से कम 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है, ठीक है। अगर मुझे लाइन के 2 पॉइंट्स पता है तो मैं आराम से उसकी इक्वेशन 3D में बना सकता हूं। अगर वो बोल रहा है कि नहीं हम 2 पॉइंट नहीं देंगे, हम तो एक ही पॉइंट देंगे, ठीक है। तो अगर सामने वाला आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट दे रहा है और आपसे बोल रहा है कि आप मुझे
इस लाइन की इक्वेशन बना के दिखाइए। तो उसको बोलना कि भाई एक पॉइंट से तो नहीं बनेगी, एक काम कर, एक पॉइंट के साथ साथ तू मुझे उसके डायरेक्शन रेशियोज भी बता दे। ठीक है, तो अगर एक पॉइंट के साथ साथ वो डायरेक्शन रेशियोज बता देता है आपको, तो फिर से आपकी इक्वेशन बन सकती है। ठीक है, तो मेनली मुझे क्या चाहिए रहता है, डायरेक्शन रेशियो चाहिए, और डायरेक्शन रेशियो को निकालने के लिए 2 पॉइंट चाहिए। तो डायरेक्टली वो 2 पॉइंट्स दे देगा, आप डायरेक्शन रेशियो निकाल लोगे, लाइन की इक्वेशन बता दोगे। अगर वो बोलता है मैं एक ही पॉइंट दे रहा हूं, साथ में बोलो उसको डायरेक्शन रेशियोज भी बता मेरे को उसके, तभी मैं इक्वेशन बनाऊंगा। ठीक है, तो चलिए 2 पॉइंट्स की हेल्प से बनाते हैं फटाफट से। ठीक है, इसको थोड़ा सा साइड में रखेंगे, आई होप समझ में आया होगा आपको, स्टिल मैं इसे वापस पिक कर लूंगा। ठीक है, कैसे बनाए लाइन की इक्वेशन, 2 पॉइंट्स है ना, तो 2 पॉइंट्स की हेल्प से सबसे पहले आप क्या निकालोगे, डायरेक्शन रेशियोज। कैसे निकालते हैं, हमने अभी भी बताया था आपको कि पहला वाला डायरेक्शन निकालना है रेशियो, तो क्या करिएगा, x2 - x1 कर दीजिएगा। हाँ जी, हो गया, क्या होगा 4 - 1, तो ये हो गया कितना, 3 के बराबर। दूसरा वाला डायरेक्शन रेशियो निकालना है, नीचे उठाइए, y2 - y1 कर दीजिएगा, है ना, तो 7 - 2 विच इज गोना बी 5। तीसरा वाला डायरेक्शन रेशियो निकालना है, कर दीजिए आप उसको z2 - z1। ठीक है, सो दिस इज गोना बी 8 - 3 विच इज 5। ठीक है, चेक कर लो यार, 4 - 1 इज 3, 7 - 2 इज 5, 8 - 3 इज 5। ठीक है, तो ये क्या आ गए, आपके डायरेक्शन रेशियोस आ गए। अब इक्वेशन ऑफ अ लाइन अगर आपको लिखनी है तो उसका एक जनरल फॉर्मेट होता है लिखने का। ठीक है, क्या फॉर्मेट होता है लिख के बताते हैं कि अगर आपकी इक्वेशन ऑफ अ लाइन आपको लिखनी है, सो दिस कैन बी रिटन बाय x - x1 डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू y - y1 डिवाइडेड बाय b विच इज इक्वल टू z - z1 डिवाइडेड बाय c। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन लिखने के लिए मुझे डायरेक्शन रेशियोज चाहिए थे ए बी सी, जो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं। ये x1 y1 z1 क्या है, ये देखिए यही पॉइंट्स है, 1 2 3 यहाँ पे डाल सकते हैं। अच्छा, किसी को ये कंफ्यूजन होता है कि मेरा तो मन 1 2 3 डालने का नहीं है, मेरा 4 7 8 डालने का मन है। अपने मन से 4 7 8 भी डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही आंसर सही माने जाते हैं आपके। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 1 2 3 डालने चाहोगे तो x - 1 डिवाइडेड बाय पहला वाला डायरेक्शन रेशियो क्या है, 3 इज इक्वल टू y - y1 कितना है हमारे पास में, 2 के बराबर है, तो y - 2 डिवाइडेड बाय b की वैल्यू कितनी है, 5 विच इज इक्वल टू z - z1, पहला वाला क्या है 3। सो आ गए 1 2 3 डिवाइडेड बाय 3 5 5। ठीक है, सो बहुत ध्यान से लिखिएगा, क्योंकि कई बार हम ना इसको लिखने में बहुत गलतियां कर देते हैं एग्जाम में, छोटी सी गलती एंड में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है आपके लिए। ठीक है ना, तो चलिए क्या सीखा क्या समझा हमने कि भाई 3D में अगर मुझे एक लाइन की इक्वेशन बनानी है तो कम से कम 2 पॉइंट चाहिए, क्योंकि 2 पॉइंट चाहिए रहते हैं डायरेक्शन रेशियो निकालने के। एक बार डायरेक्शन रेशियो मुझे मिल गए तो ए बी सी में पुटअप कर सकता हूँ, किसी भी एक पॉइंट को x1 y1 z1 डाल सकता हूँ, इसे भी डाल सकता हूँ, इसे भी डाल सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने खुद से बनाया ना इसको x1 y1 z1, ये थोड़ा ना बोल रहा था कि x1 y1 z1 है वो। ठीक है, बस थोड़ा ध्यान रखिएगा, नंबर सही से पुटअप करिएगा। ओके, चलो, किसी के दिमाग में अगर थॉट आ रहा है मेरा आंसर ऐसा आ रहा है -3 -5 -5 करके, अगेन कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब पूरे इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, काम फिर भी बनेगा आपका। ठीक है, लेकिन स्टिल मैं कह रहा हूं कि आप थोड़ा सा प्रोसेस को फॉलो करिएगा कि x1 y1 z1 ये ले रहे हो, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 को ऐसे ही लेना। ठीक है, चलो ज्यादा डिटेलिंग में जाएंगे नहीं, इक्वेशन ऑफ अ लाइन हमने समझ ली है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन के बाद 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास है जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, पहला है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, दूसरा है आपका सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, कहां यूज आने वाले हैं ये दोनों फॉर्मूलास, जब आप स्पीयर का क्वेश्चन करने जाओगे तब आपको ये फॉर्मूलास बहुत यूजफुल होने वाले हैं, तो प्लीज इन्हें स्किप मत करिएगा। आता है तो बहुत अच्छी बात है, आगे निकल जाओ, पहली बार देख रहे हो, सीखना चाह रहे हो, साथ साथ देख लो कैसे निकालना डिस्टेंस। मान लो एक पॉइंट ए है किसी लाइन में यहां पर, और दूसरा पॉइंट बी है लाइन में यहां पर। ठीक है, मुझे पॉइंट ए और पॉइंट बीच के बीच का क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो क्या होगा डिस्टेंस, डिस्टेंस ए बी विल बी सिंपली गिवन बाय द फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ, वही यार अपना पुराना वाला, इससे तो सब लोग फैमिलियर हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर, है ना। सो ये फॉर्मूला लगा के आप बहुत ही आसानी से क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन 3D स्पेस निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो नाउ इसको पुटअप करके एग्जाम्पल देखना हो तो चलो देख लो। लेट्स से दिस इज माय पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स पता है, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स पता है, मुझे पता है कि अब सब फॉरवर्ड करने वाले हैं। ठीक है, बट स्टिल मैं करके दिखा देता हूँ। सो 5 - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस y2 - y1 इज 2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 इज 6 - 4 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये चीज हमारे पास आ गई है, इसको डाल दो अंडर रूट में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज दिस इज इक्वल टू, हाँ फाइनल आंसर बताना है तो दिस इज गोना बी अंडर रूट ऑफ 5 - 1, 4 का स्क्वायर इज 16
प्लस 2 माइनस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज 1 प्लस 6 माइनस 4 2 का होल स्क्वायर इज 4, 16 4 20 और एक क्या हो गया 21, ठीक है। सो अंडर रूट ऑफ 21 इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, ठीक है। नाउ 5 माइनस 1 इज ठीक, 2 माइनस 3 इज ठीक, 4 माइनस 6 माइनस 4 इज ठीक। मैं चेक इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा थोड़ा ना कभी कभी गलतियां हो जाती है यार, होती है, क्योंकि क्या होता है ना, सॉल्व खुद से करना आसान होता है बट पढ़ाने के टाइम ना 2-3 जगह दिमाग रहता है। एक तो पीपीटी है पीछे तो वो चलेगा, ठीक है। फिर बोल रहे हैं, फिर मैं नॉर्मल पेन से भी नहीं लिखता हूँ, ये डिजिटल पेन है मुझे उससे लिखना पड़ता है, ठीक है। 3-4 जगह फोकस जा रहा होता है कि इसके बाद क्या पढ़ाना है, सही बोला कि नहीं बोला, तो ये सब सबकॉन्शियसली आता है दिमाग में। इसलिए कभी कभी एरर्स होते हैं, तो जो पहले भी कहीं एरर्स छोटे मोटे हुए होंगे ना तो उसके लिए सॉरी। ओके, कोशिश करूंगा ज्यादा ना करूं, ऐसे कोई बड़े एरर नहीं करता हूं मैं कि गलत ही फॉर्मूला लिख दिया, छोटा ऐसे 2-3 में गड़बड़ होता है मेरे से, बस इंसान है, हो जाता है। चलो, सो डिस्टेंस फॉर्मूला हमें समझ में आ चुका है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं सेक्शन फॉर्मूला कैसे वर्क करता है, ठीक है। पहले तो सेक्शन फॉर्मूला का मीनिंग समझो कि भाई साहब ये सेक्शन फॉर्मूला है क्या चीज, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला क्या कर रहा है ना, जैसे मान लो पॉइंट ए है, उसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 z1, पॉइंट बी है, उसके कोऑर्डिनेट्स है x2 y2 z2। मैंने पॉइंट ए और पॉइंट बी को आपस में ज्वाइन कर दिया, तो ज्वाइन कर दिया तो मेरे पास क्या बन गई, एक लाइन सेगमेंट बन गई, है ना। सो यहां से यहां तक एक सर्टेन डिस्टेंस की लाइन सेगमेंट है। अब इस डिस्टेंस को कहीं पे भी एक रैंडम पॉइंट ले लिया मैंने r, ठीक है। अच्छा, एकदम बीच में लेता r को तो इक्वल में डिवाइड हो जाता 1:1 में, लेकिन जरूरी नहीं है बीच में हो। मान लो मैंने यहां पर ले लिया है एक पॉइंट r। अब ये जो पॉइंट r है ये क्या कर रहा है, ये दो हिस्सों में डिवाइड कर चुका है ना। तो मुझे देखने में लग रहा है a से लेके r तक का ये छोटा वाला हिस्सा है और r से लेके b तक का बड़ा वाला हिस्सा है। तो जो a से b तक का डिस्टेंस है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, एक हिस्सा छोटा है एक हिस्सा बड़ा है, ठीक है, बराबर भी हो सकते हैं। तो मुझे बताना है कि ये हिस्सा और ये हिस्सा को कौन सा पॉइंट जो है वो m/n में डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो इसको निकालने का बड़ा ही सिंपल तरीका है, अगर आपको x कोऑर्डिनेट निकालना है, आपको क्रॉस में खेलना है। क्रॉस में कैसे खेलेंगे, आपको एक्स वाई जेड निकालना है ना, तो x इज इक्वल टू क्या, m को मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस में x2 से, n को मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस में x1 से, ठीक है। तो सिंपल हो गया m x2 प्लस n x1, और डिविजन में क्या कर देंगे हम m प्लस n, बस इतना ही करना है। जो चीज x के साथ में कही वही y के साथ में कर लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, m का क्रॉस में जाएंगे तो y2, n के क्रॉस में जाएंगे तो y1, तो my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, ठीक है। सिमिलरली z कोऑर्डिनेट अगर आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा, m z2 प्लस n z1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप सेक्शन फॉर्मूला कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपको मैं दिखा देता हूं, ठीक है, वीडियो पॉज करके लगे तो लिख लीजिएगा, बट मेजरली लोगों को ना ये समझ में तब आता है जब उन्हें क्या दिखाया जाता है, एक क्वेश्चन दिखाया जाता है, ठीक है। तो चलिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट r, ठीक है भाई, सब बता देंगे, दैट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट PQ इंटरनली इन द रेशियो 2:3। तो एक r है जो लाइन सेगमेंट PQ को 2:3 में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। इंटरनली का मतलब क्या है कि P और Q के बीच में पॉइंट आने वाला है, ठीक है। तो ये रहा मेरा पॉइंट r, बीच में रखना वहां लिख लो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। सो 2:3 में डिवाइड कर रहा है। कैसे निकालेंगे, क्रॉस क्रॉस खेलेंगे। अगर मुझे x कोऑर्डिनेट निकालना है तो सिंपल है, 2 उठा के क्रॉस में किसके लेके जाओगे, 4 के लेके जाओगे, ठीक है। फॉर्मूला लिखना है तो चलो लिख भी देते हैं आपके लिए, जिसको पता है वो फॉरवर्ड कर लीजिएगा, है ना। सो टेक्निकली ये क्या हो रहा है, दिस इज माय x1, दिस इज माय y1, दिस इज माय z1, ठीक है ना। ये इसकी बात करोगे तो दिस इज माय x2, दिस इज माय y2, दिस इज माय z2, ठीक है। ये वाला मेरा m के बराबर है, ये वाला मेरा n के बराबर है, क्रॉस क्रॉस खेलते थे हम, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा आपका mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, ठीक है। इसे फर्दर सॉल्व करने जाओगे तो m क्या है मेरा 2 के बराबर, x2 क्या है 4, सो 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 1, है ना। तो क्रॉस में खेला 2 इंटू 4 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय m प्लस n विच इज 2 प्लस 3, है ना। सॉल्व करोगे तो कितना, 4 2 8 9 10 11, 11 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 5 हो गया, ठीक है। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट खेलना है, चलो उठा लो my2 प्लस ny1। अब जिसको लग रहा होगा कि यार अरे क्यों बार बार लिख के दिखा रहे हो, इसलिए लिख के दिखा रहे हैं भाई क्योंकि मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ओरली देख के जाओगे एग्जाम में समझ में नहीं आएगा कि क्या चल रहा है, कंफ्यूज हो जाओगे, गलतियां कर बैठोगे, है ना। तो मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत जरूरी रहती है, चाहे आप कितने ही प्रो क्यों ना हो, ठीक है, प्रैक्टिस जरूरी है। ओके, सो 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 2 करेक्ट लिखा है, डिवाइड बाई 2 प्लस 3, 10 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 5, सो 16 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा आपका y कोऑर्डिनेट, है ना। सिमिलरली अगर आपको z कोऑर्डिनेट निकालना है, वही खेलोगे यार, mz2 प्लस nz1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, ठीक है। खेलो क्रॉस क्रॉस खेलते हैं, चलो m मेरे पास 2 है, 2 के क्रॉस में जाएगा z, ठीक है। सो 2 इंटू 6 प्लस
3 है, 3 के क्रॉस में क्या जाएगा हमारा 5, 3 सॉरी वापस से सो 3 इंटू 3, 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय वापस से 2 प्लस 3, ठीक है। सो माई z इज इक्वल टू 6 2 12 प्लस 9 कितना होता है आपका 21 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 इज 5, ठीक है। तो हो गया आपके x y और z कोऑर्डिनेट्स। तो ये फ्रैक्शन में आते रहते हैं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल फ्रैक्शन में आते हैं, इनफैक्ट मैक्सिमम केसेस में ये फ्रैक्शन में ही आते हैं, ठीक है। 3D वाले केसेस में तो फ्रैक्शन ही फ्रैक्शन खेलते हैं, तो बिंदास आने जो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हालांकि यूनिवर्सिटी कोशिश करती है कि वो क्वेश्चन ऐसा बनाए जहां पे ये चीजें आपकी फ्रैक्शन में ना फंसे, ठीक है, बट चांसेस कम है, वो फ्रैक्शन फ्रैक्शन में आ ही जाता है वो हम करके, ठीक है। आई होप आपको सेक्शन फॉर्मूला समझ में आ चुका होगा, है ना। जैसे मैंने कहा मैथ्स इज अबाउट प्रैक्टिस, तो एक क्वेश्चन नहीं है, और भी क्वेश्चंस है हमारे पास में प्रैक्टिस करने के लिए। चिंता मत करो, लिख लिख के तुम्हारा दिमाग खराब नहीं करूंगा, तुम्हारी खुद की प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है, आराम से प्रैक्टिस करिएगा। हाँ, ये फिगर आपका एग्जाम में बना नहीं रहता है, ऑब्वियसली ये क्वेश्चन भी आपके पास डायरेक्टली एग्जाम में नहीं पूछा जाने वाला, लेकिन जैसे मैंने बताया कि सेक्शन फॉर्मूला का बहुत ज्यादा यूज हमें स्फीयर्स के टाइम पे होने वाला है, ठीक है। तो अभी थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे, थोड़ा सा फेमिलियर होगे सेक्शन फॉर्मूला से, तो स्फीयर में दिक्कत नहीं होगी। ये जो पूरा का पूरा लेक्चर मैं आज करा रहा हूं ना, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि कॉलेज में क्लासेस के टाइम पे पहली क्लास में ये वाली चीजें ना बताई हो, पॉसिबल है, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि नहीं बताएंगे, ठीक है, पॉसिबल है कि नहीं बताई हो। तो मेरा कहना है कि तुम अपने बेसिक्स ठीक करके चलो तो तुम्हारा स्फीयर वाला काम बनेगा। अपने बेसिक्स ठीक नहीं करोगे, सारा कुछ एक साथ स्फीयर की क्लास में ही पढ़ने जाओगे तो नहीं बनेगा, ठीक है ना। साथ ही साथ इस लेक्चर में मैंने प्लेन की बात भी की है, अगेन फिर से कह रहा हूं, प्लेन का जो कुछ इस लेक्चर में समझा रहा हूं अच्छे से सीखो, तभी काम बनेगा स्फीयर में, वरना नहीं बनेगा। चलो, सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आर दैट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट पीक्यू इंटर इन द 3:4, इंटर मतलब पी और क्यू के बीच में डिवीजन होगा, ठीक है, 3:4 में हो रहा है। अब जरा फॉर्मूला हम नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्टली क्रॉस क्रॉस खेलेंगे, है ना। सो m 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, ठीक है, ओके, प्लस 4 को 1 से करेंगे, है ना। सो प्लस 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाय नीचे हमेशा 3 प्लस 4, ठीक है, हो गया। सो 3 5 15 प्लस 4 1 4 डिवाइडेड बाय 4 और 3 7, तो कितना बना 15 प्लस 4 इज 19 डिवाइडेड बाय 7, हो गया काम। y कोऑर्डिनेट निकालना, क्रॉस क्रॉस खेलो, 3 को y वाले से खेलेंगे, सो 3 इंटू 0 प्लस 4 को 3 के साथ खेलेंगे, सो 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4। सो आपका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 प्लस 4 3 12 डिवाइडेड बाय 4 और 3 7, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 12/7, है ना। z कोऑर्डिनेट में देख लो, 3 को z के साथ खेलेंगे, सो 3 इंटू 1 प्लस 4 को 2 के साथ खेलेंगे, सो 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4। z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 प्लस 4 2 8 डिवाइडेड बाय 4 5 6 7, सो दिस इज इक्वल टू 9 10 11 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। सो x y और z कोऑर्डिनेट की वैल्यू आराम से सेक्शन फॉर्मूला में निकल सकती है, प्रैक्टिस प्लीज अच्छे से करिएगा इसकी, ठीक है ना। नाउ आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं और क्या है आपके पास में, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, 2 क्वेश्चंस थे मैंने प्रैक्टिस करा दिया, बाकी अब आप जो है वो स्फीयर्स के फॉर्म में देख सकते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन बहुत अच्छे से दिखेगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत यूज होगा इसका स्फीयर में, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन लिखी कैसे जाती है समझते हैं। उसके पहले जिसने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया, देखो इतनी मेहनत शिद्दत से बनाया भाई, पहले तो लाइक कर दो, ठीक है। अब तक क्या चीज अच्छी लगी कमेंट करके बताओ, थोड़ा रुकना है तो कमेंट करने रुक सकते हो, लेकिन सब्सक्राइब का बटन हिट कर दो यार, बहुत मेहनत करके बना रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस थिंग, ठीक है। चलिए इक्वेशन ऑफ अ प्लेन आपको बताते हैं। देखो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन जो है ना बहुत ज्यादा किस पे डिपेंड करती है, लाइन पे डिपेंड करती है। किस लाइन पे डिपेंड करती है? उस प्लेन पे जो परपेंडिकुलर लाइन है उस पे, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए आपने एक प्लेन बना रखा है ब्लू कलर का, ठीक है, मुझे ब्लू दिख रहा है एक्चुअल में क्या मुझे नहीं पता, ठीक है। तो ब्लू कलर के प्लेन के परपेंडिकुलर मैंने यहाँ पे क्या बना दी, एक लाइन बना दी, ठीक है ना। सो मेरी जो प्लेन की इक्वेशन है वो पूरी तरह से किस पे डिपेंड करेगी, इस लाइन पे, ठीक है, जो परपेंडिकुलर है। अब इस लाइन के मुझे क्या चाहिए, इस लाइन का ए बी और सी चाहिए। ये ए बी और सी बेसिकली क्या है, ए बी और सी आपके डायरेक्शन रेशियोस होते हैं, याद आ रहा है आपको, ठीक है। सो दीज आर नथिंग बट दी डायरेक्शन रेशियोस ऑफ द लाइन। सो अगर मुझे किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियोस पता है ना, कैसी लाइन, वो लाइन जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो उनका यूज करके मैं क्या बना सकता हूं, प्लेन की इक्वेशन बना सकता हूं, ठीक है। तो ए बी और सी डायरेक्शन रेशियोस है, तो सिंपली आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। अच्छा ये डी कहां से आएगा, ऑब्वियसली एग्जाम में आपको कोई ना कोई पॉइंट प्रेजेंट गिवन रहता है प्लेन पे, ठीक है। तो प्लेन में जो भी पॉइंट प्रेजेंट रहेगा उसको सेटिस्फाई करके निकाल सकते हो प्लेन की इक्वेशन। हालांकि एग्जाम में इक्वेशन ऑफ अ प्लेन डायरेक्टली पूछी जाती नहीं है, ठीक है, तो मैं सिर्फ आपको ध्यान दे रहा हूं,
बता रहा हूं कि ये डी कैसे आएगा, आगे आपको प्रोसेस में समझ में आएगा कि डी का यूज है भी कि नहीं करके। फिलहाल इतना जान लो कि प्लेन के परपेंडिकुलर जो भी लाइन जा रही होती है उस लाइन के अगर डायरेक्शन रेशियोस मुझे पता है ए बी एंड सी, तो उसके आगे एक्स वाई और जेड लगा के प्लस डी कर दोगे तो ये क्या बन जाती है आपकी इक्वेशन ऑफ द प्लेन बन जाती है। काम खत्म। ठीक है, चलिए अब इक्वेशन ऑफ द प्लेन तो हमने समझ ली, लेकिन ये चीज तो पूछे आएगी नहीं एग्जाम में, तो पूछी क्या जाएगी? ठीक है, सो पूछी जाती है दो चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। ओके, चलिए दोनों चीजें देखते हैं। ओके, अच्छा मैंने सोचा कि थोड़ा सा कर ही रहे हैं तो प्लेन का इक्वेशन पूरा लिख के भी दिखा देते हैं, है ना, तो इसलिए थोड़ा सा बैक आया हूं यहाँ पे, है ना। जैसे हमने क्या देखा था कि इक्वेशन ऑफ प्लेन जब हम निकालते हैं, है ना, तो क्या करना रहता है, डायरेक्शन रेशियोस पता होना चाहिए परपेंडिकुलर लाइन के, और एटलीस्ट एक पॉइंट प्लेन का पता होना चाहिए, तो उससे डी निकलेगा। तो चलिए आपको एक निकाल के भी दिखा देते हैं। सो मान लो मुझे 1,2,3 गिवन है डायरेक्शन रेशियोस ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, और मुझे एक पॉइंट पता है प्लेन में, ठीक है, मान लीजिए कि ये वाला पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं लेट्स से 3,4,5, ठीक है। तो इस प्लेन की इक्वेशन कैसे बनेगी? प्लेन की इक्वेशन वैसे ही बनेगी जैसे हमने देखा था, डायरेक्शन रेशियोस अगर 1 2 3 है ना, तो 1 के आगे आप क्या लगाएंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी, है ना, तो ए की जगह क्या लिख सकते हैं आप 1, तो 1x प्लस बी की जगह लिख सकते हैं आप 2, तो 2y प्लस सी की जगह लिख सकते हैं आप 3z प्लस डी इज इक्वल टू 0। ये बन गई आपकी इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, ठीक है ना। अब इसमें डी रह रहा है, डी कैसे निकालेंगे, तो डी को निकालने के लिए आप इस इक्वेशन में क्या कर सकते हैं, 3,4,5 को सेटिस्फाई कर सकते हैं। मतलब क्या, आप अगर x इज इक्वल टू 3 रखेंगे, y इज इक्वल टू 4 रखेंगे और z इज इक्वल टू 5 रखेंगे तो d मिल जाएगा आपको। तो चलिए पुटअप करते हैं। 1 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी थी मेरे पास में 3, प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी थी मेरे पास में 4, प्लस 3 इंटू जेड की वैल्यू कितनी थी मेरे पास में 5, ठीक है, प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो यहां से डी की वैल्यू मिल जाएगी, जो भी वैल्यू आएगी उसको उठा के वापस इस इक्वेशन में डाल देना, तो बन जाएगी आपकी इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ठीक है, आई होप ये चीज पता होगी पहले से, इनकेस नहीं पता थी कोई दिक्कत नहीं है। 1,2,3 से इक्वेशन बनाया, फिर वैल्यू पुटअप करके पॉइंट्स पुटअप करके डी निकाल लिया, दिस इज द प्रोसेस। ठीक है, अब आ जाते हैं वापस जहां हम करना चाह रहे थे एक्चुअली, कि प्लेन की इक्वेशन तो हमने जान ली कैसे बनती है, लेकिन प्लेन को लेके सवाल क्या पूछे जाने वाले हैं आपसे। ठीक है, तो सबसे पहले तो जब भी आप सर्कल का क्वेश्चन करने जाओगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए कि एक पॉइंट से अगर एक प्लेन पे मैं एक परपेंडिकुलर लाइन डाल रहा हूं, ठीक है, उस परपेंडिकुलर लाइन का डिस्टेंस कि ये वैल्यू कितनी है ना, इस परपेंडिकुलर लाइन का डिस्टेंस मान लो p के बराबर, तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकाली जाए, तो इसको हम बुलाते हैं लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। इस लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर को निकालने के लिए मुझे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए x1 y1 z1, और मुझे दूसरा पता होना चाहिए कि इक्वेशन क्या है प्लेन की। अगर ये दोनों चीजें पता है तो मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर p इज सिंपली गिवन बाय द फॉर्मूला, हमें मॉड्यूलस लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, सो x1 को पहले a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बन गया आपका ax1, प्लस फिर b को y1 से मल्टीप्लाई करिए, by1 प्लस c को मल्टीप्लाई करिए यहाँ से cz1। अब d के मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ बचा नहीं है तो d को अपना लिख दीजिए। ठीक है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट में क्या आ जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, और वापस मॉड्यूलस क्लोज कर देंगे। ठीक है, अच्छा ये मॉड्यूलस में क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि कभी कभी ना इसकी वैल्यू निकालते समय क्या आ जाता है, ये वैल्यू ऊपर वाली न्यूमरेटर नेगेटिव आ जाती है, तो उसे हमें नेगेटिव नहीं लेना, उसको हमें वापस से पॉजिटिव करके लेना पड़ेगा। ठीक है, सो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, निकालने का तरीका बड़ा सिंपल है, एक्स वाई जेड पता है, ए बी सी पता है, मल्टीप्लाई करो एड अप करो निकाल दो। ठीक है, लेकिन सिर्फ देख के काम चलेगा क्या, नहीं चलेगा, है ना, क्वेश्चंस तो करने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आपके सामने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, करा देता हूं फटाफट से, है ना। सो फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 1,2,3 टू द प्लेन 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। फिर से बोल रहा हूं, क्या ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आएगा, नहीं आएगा। 5 नंबर के लिए इतना सिंपल पूछेगा नहीं, पूछेगा। सर्कल का क्वेश्चन करते करते कहीं बीच में आपको लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर निकालने की जरूरत पड़, सर्कल कह रहा हूं स्फीयर का क्वेश्चन करते करते कहीं बीच में लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर निकालने की जरूरत पड़ सकती है, वहां पे स्ट्रगल ना करो, इसलिए अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है ना, सो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर निकालनी है ए से लेके इस प्लेन पे, तो हम क्या बोलेंगे कि यार बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है, अभी अभी फ्रेश फ्रेश पढ़ा है कि मॉड्यूलस ऑफ क्या करना है मुझे, ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी z1 प्लस डी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अगर फॉर्मूला दिमाग में है, याद हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, इनकेस याद नहीं हो रहा है तो चलो दिखाता हूं क्या करना है। कुछ नहीं करना, सिंपल सा गेम खेलना है।
क्या करोगे, मॉड्यूलस लिखोगे यहाँ पे एज इट इज, ठीक है। पहले वन को पहले वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया कितना, 2 × 1, प्लस दूसरे वाले को दूसरे वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 2, ठीक है। सो दिस इज 3 × 2, प्लस तीसरे वाले को तीसरे वाले से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 4 × 3। चौथे वाले का किसी के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए है नहीं, तो चौथे वाले को वैसे लिख दो, प्लस डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट में इनका इसका स्क्वायर रहना चाहिए। सो 2² प्लस 3² प्लस 4²। सो बहुत लोग इस चीज को अपने दिमाग में अलग अलग तरीके से रखते हैं, कुछ लोग डायरेक्टली याद कर लेते हैं, कुछ लोग इतने बार लिख लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं कि याद खुद ही हो जाता है ना, तो डिपेंड्स ऑन यू। ओके, सो जस्ट रीचेक करना है, 2 × 1 प्लस 3 × 2 प्लस 4 × 3, 2 × 1 3 × 2 4 × 3 प्लस 5, ठीक है। सो ये क्या हो गया, 2 + 6 है ना, 6 + 2 8, 8 + 4 3 = 12, 8 कितना हो गया 20, प्लस 5 is 25। तो मॉड ऑफ 25 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ दिस इज हाउ मच, 4 + 16 is 20 प्लस 9 is 29, ठीक है ना। सो देख लीजिएगा, है ना, ये वैल्यू को वापस आप 25 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 29 एज इट इज लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज द आंसर। सो मैंने देखो रैंडम नंबर्स लिए थे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए। ओके, जस्ट एक बार रीचेक कर लेता हूँ सही लिखा है कि नहीं सब कुछ, ठीक है। सो 2 × 1 प्लस 3 × 2 प्लस 4 × 3, दिस वाज द केस, प्लस 5 डिवाइडेड बाय दिस वाज अंडर रूट ऑफ 2² प्लस 3² प्लस 4², है ना। ये क्या है, 3 × 2 = 6 प्लस 2 8, 8 + 12 is 20 प्लस 5 is 25, ठीक है। 4 + 16 is 20 प्लस 9 is 29, ठीक है। छोटी मोटी कैलकुलेशन एरर कहीं पे हुई, अभी से माफी मांग रहा हूँ, ठीक है। हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मेन फोकस करो फॉर्मूला पे सही जा रहे हैं कि नहीं करके, ठीक है। चलिए, ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का हमने एक एग्जांपल देखा, है ना। एक से मैथमेटिक्स में काम नहीं बनता, हमें और एग्जांपल्स देखने हैं, है ना। ऑल्सो एग्जाम में कोई इतना एकदम सजा के आपको प्लेन और वो पॉइंट बना के नहीं देगा, आपको खुद ही इमेजिन करना आना चाहिए, ठीक है। जैसे पिछले वाले में मैंने आपको डायग्राम बना के दिया था, डायग्राम बना के नहीं दिया यहाँ पे, और डायग्राम बनाने की आपको जरूरत भी नहीं है। आप सिंपली क्या करोगे, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए आपको पॉइंट गिवन है 2, 3, 7, आप उस पॉइंट को लिख लोगे। फिर आपको प्लेन गिवन है, आप उस प्लेन को लिख लीजिएगा, x + 2y + z - 20 = 0। इसको लिखने के बाद आप प्लीज फॉर्मूला जरूर लिखिएगा, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि फॉर्मूला नहीं लिखने पे मार्क्स कट भी जाते हैं, फंस जाते हैं, ठीक है। मैं कहता हूं रिस्क क्यों लेना, फॉर्मूला लेते चलो। सो ax1 + by1 + cz1 + t, है ना, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a² + b² + c², ठीक है ना। याद करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया था कि अगर आपके पास x1, y1, z1 से निकल रहा है कहां पर, ax + by + cz + d पे, तो बस इसको मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड करिए, काम बन जाता है आपका, ठीक है। चलिए फर्दर सॉल्व करते हैं। ओके, सो इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ, हाँ पहले वाले को पहले वाले से कर दो, 2 के सामने क्या है 1, सो 2 × 1 प्लस 3 के साथ में 2, तो 3 × 2 ब्रैकेट ले लेते हैं, प्लस 7 के साथ में 1, 7 × 1, डी मेरा अकेला है एज इट इज लिख देंगे, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a² is 1² प्लस 2² प्लस 1², ठीक है। ओके, 1² + 2² is 1², 1 × 2, 2 × 3, 1 × 7. Okay, so this is gonna be finally, so this is 2 + 6 + 7 - 20. Division में अंडर रूट ऑफ 1² is 1 + 4 + 1, 4 5 6, ठीक है। सो कितना होगा, देखो 6 2 8, 8 और 7 कितना होता है 15, -20 is -5। तो मॉड्यूलस के अंदर जब -5 बनता है ना, ठीक है, तो वो बाहर आके क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अंडर रूट ऑफ कितना है 6 है, तो ये मॉड्यूलस का बेसिक मीनिंग ही क्या होता है, हम इसको माइनस को रिमूव कर सकते हैं, तो 5/√6 विल बी द फाइनल आंसर टू दिस, ठीक है ना। नाउ सिंपल चीज थी, आई होप समझ में आ गया होगा मॉड्यूलस के आने की वजह क्या होती है, किस तरीके से वर्क करता है। डिस्टेंस हमने निकालना सीख लिया, है ना। आपकी खुद की प्रैक्टिस के लिए मैंने एक क्वेश्चन और दिया है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, ठीक है ना। ये मैं करा के नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया कि यार एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहां पे चीजें मैं अपलोड करने वाला हूँ, नोट्स वगैरह सब कुछ वहां मिल जाएंगे। एप्लीकेशन कहाँ मिलेगा, सिंपल है भाई, प्ले स्टोर पे जाके सिंप्लीफाइंग इंजीनियरिंग को सर्च करो, एप्लीकेशन वहां मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देने वाला हूँ, बट कभी कभी लिंक कैसा वर्क नहीं करता है कुछ केसेस में, ठीक है ना। तो नहीं करेगा वर्क तो जाके प्ले स्टोर पे ढूंढ लेना, ठीक है। चलो, वहां जाके नोट्स वगैरह मिल सकते हैं, आज तुरंत शायद ना मिले, कल परसों तक अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो जाके डाउनलोड तो कर देख लेना फिर। चलिए, सो ये क्वेश्चन आपके लिए था,
नोट्स में वहां मिल जाएगा आपको इसका आंसर, देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो क्या सीखा, सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज, प्लेन में हमने क्या सीखा अभी अभी कि भाई लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना हमें बहुत यूजफुल होने वाला है स्फीयर के केस में। निकालने का फॉर्मूला हमने देख लिया है, प्रैक्टिस हमने कर ली है, ठीक है। इसके अलावा और क्या यूजफुल होने वाला है, ये वाली चीज, ठीक है ना। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर के अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि कैसे हम किसी एक प्लेन पे प्रेजेंट एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालें, ठीक है। कैसे निकलते हैं वो, चलिए क्वेश्चन को पहले समझते हैं कि पूछ क्या रहा है। अ परपेंडिकुलर ओपी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द पॉइंट ओ टू द प्लेन दिस। तो ये आपके पास प्लेन था, इस पे मैंने ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एज शोन इन द फिगर। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी। तो इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे मुझे ये बताना है, ठीक है। तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स आप एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड मान सकते हैं, ठीक है। तो इस एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड की मुझे वैल्यूज बतानी है कि क्या होगी। ये भी आपके स्फीयर में बहुत काम आने वाला है, इसलिए मैं इसको अभी से पढ़ा रहा हूं। इसको निकालने का एक बड़ा सिंपल सा प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप आप उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, काम आपका बन जाएगा, ठीक है। चलिए, तो क्या प्रोसेस है। सबसे पहले स्टेप वन में आपको क्या करना है कि आपको ये जो लाइन प्रेजेंट है ना ओपी, इस लाइन ओपी की क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है, ठीक है ना। यू आर सपोज टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ओपी, ठीक है। अब जैसे इस ओपी की इक्वेशन मिल जाएगी तो मैं इस इक्वेशन की हेल्प से एक जनरल पॉइंट निकाल सकता हूं, ठीक है ना। तो स्टेप 2 आप सिंपली बोल सकते हो कि आपको क्या निकालना है, एक जनरल पॉइंट निकालना है उस ओपी पे, ठीक है ना। तो उस ओपी पे जैसे ही वो जनरल पॉइंट मिल जाता है, स्टेप 3 आप क्या कर दीजिए, उस पॉइंट को क्या करो, सेटिस्फाई कर दो। कहां पे सेटिस्फाई करोगे, आप ये मान के चल रहे हैं कि वो जो जनरल पॉइंट है वो पॉइंट पी है, ठीक है। और पी आपका प्लेन में आया कर रहा है, तो सेटिस्फाई द पॉइंट ऑन द प्लेन, ठीक है। प्लेन में सेटिस्फाई का मतलब क्या हुआ कि पी जो भी आपका एक्स वाई जेड के फॉर्म में आ रहा है या के वाई के फॉर्म में आ रहा है उसको यहाँ पे पुटअप करके कर दीजिए, करके दिखाऊंगा और से समझ में आएगा। तो क्या प्रोसेस है, सिंपल है भाई। अगर मुझे एक पॉइंट ओ से परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप की है प्लेन पे, तो जिस पॉइंट पे वो परपेंडिकुलर गिरी है उस पॉइंट के अगर मुझे कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो उसका प्रोसेस होता है, सबसे पहले हम ओपी की इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन लिखने के बाद में हम सिंपली क्या करेंगे कि एक जनरल पॉइंट बनाएंगे और उस पॉइंट को प्लेन में सेटिस्फाई कर देंगे, तो मुझे एक्स वाई और जेड की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। चलिए करके दिखाते हैं आपको। लगे तो इसको लिख के रख लीजिएगा, है ना। मैं थोड़ा सा रेस कर रहा हूं। स्टेप 1 इक्वेशन ऑफ अ लाइन हमने निकालना सीखा था, कैसे निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकालने के लिए मुझे चाहिए क्या, दो पॉइंट्स। यहां पे दो पॉइंट्स प्रेजेंट है क्या, नहीं प्रेजेंट है। तो दो पॉइंट्स नहीं है तो क्या चाहिए रहेगा, एक पॉइंट कम से कम प्रेजेंट होना चाहिए। हाँ जी प्रेजेंट है। उस एक पॉइंट के साथ में मुझे डायरेक्शन रेशियोज पता होने चाहिए लाइन के। क्या मुझे डायरेक्शन रेशियोज पता है, पता है। पता है कैसे पता है, क्योंकि जो भी प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन होती है ना ओपी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, उसी परपेंडिकुलर लाइन के डायरेक्शन रेशियो से क्या बनती है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन बनती है। मतलब इक्वेशन ऑफ द प्लेन में जो 2 -2 और 1 प्रेजेंट है, ये 2 -2 1 बेसिकली इस परपेंडिकुलर लाइन के डायरेक्शन रेशियोज ही होते हैं, है ना। स्टार्टिंग से हमने देखा था कि प्लेन की इक्वेशन कैसे बनती है, उसके परपेंडिकुलर लाइन के डायरेक्शन रेशियो से बनती है। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि ओपी परपेंडिकुलर ड्रॉप की है, मतलब ये क्या है, यहाँ पर 2 -2 1 इसके डायरेक्शन रेशियोस हैं। तो ये जो लाइन है इसके डायरेक्शन रेशियोस आ गए, क्या आ गए, 2 -2 और 1। अब डायरेक्शन रेशियोस आने के बाद मुझे एक पॉइंट और चाहिए था, कौन सा पॉइंट, ले लो ऊपर गिवन है 1, 2, -1, ठीक है। तो अब मैं निकाल सकता हूं, ठीक है। कैसे निकलेगा, ये जो पॉइंट है दिस इज नथिंग बट माई x1, y1, z1 लाइन पे आने वाला पॉइंट। और ये क्या है, मेरे डायरेक्शन रेशियोस जिन्हें हम क्या बुलाते थे, ए बी और सी बुलाते थे। और इसकी हेल्प से जब हम इक्वेशन लिखते थे वो इक्वेशन क्या बनती थी, x - x1 डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू y - y1 डिवाइडेड बाई बी, है ना, इज इक्वल टू z - z1 डिवाइडेड बाई सी। फिर से बोल रहा हूँ चीजें डिफिकल्ट नहीं है। तो ओनली थिंग इज कि यार इस यूनिट में प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस ठीक करोगे आराम से फुल मार्क्स मिलेंगे। चलो, सो x - x1 क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पर 1 है डिवाइडेड बाय नीचे करस्पॉन्डिंग a कितना है, 2 है, ठीक है। y - y1 कितना है मेरे पास, 2 है डिवाइडेड बाय नीचे b की वैल्यू कितनी है, -2 है, इज इक्वल टू z - z1 कितना है मेरे पास, -1 है, तो -1 z + 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय c की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है। चेक कर लो a b c 2 - 2 1 1 2 - 1 1 2 - 1 +1, ठीक है। चलो, ये बन गई हमारी इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अब जैसे इक्वेशन ऑफ लाइन बन जाती है, इसके बाद क्या चाहिए मुझे, स्टेप 2 क्या थी कि जनरल पॉइंट निकालिए आप, ठीक है। देखो जनरल पॉइंट निकालने का ना बड़ा ही सिंपल सा तरीका होता है, कैसे निकालते हैं। फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ जनरल पॉइंट आप सिंपली इस इक्वेशन को किसी एक के से कांस्टेंट से रिलेट कर दोगे, ठीक है ना। क्या प्रोसेस है, कुछ नहीं करना है, यही जो मिला है ना आपका x - 1/2,
इज इक्वल टू y माइनस टू बाय माइनस टू विच इज इक्वल टू z प्लस 1/1। ठीक है, इस पूरे को आप k के बराबर मान लो। ठीक है, तो आप इंडिविजुअली इसको भी k बोल सकते हैं, इसको भी k बोल सकते हैं और इसको भी k बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसकी हेल्प से क्या निकलता है, जनरल पॉइंट निकलता है। अगर इसको k बोलोगे तो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी होगी, 2 इंटू k प्लस 1। हो गया, लिख दिया। दूसरे वाले को k बनाओगे, बना दो चलो, y माइनस टू बाय माइनस टू इज इक्वल टू k। तो देयरफॉर y की वैल्यू क्या हो गई, माइनस टू इंटू के प्लस टू, है ना। सो माइनस टू इंटू के प्लस टू। ओके, तीसरा वाला क्या था, z प्लस 1/1, है ना। तो z प्लस 1/1 इज इक्वल टू के अगर लिख रहे हो तो z इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 इंटू के माइनस 1, तो k माइनस 1। तो ये जो आपको x y और z मिले हैं ना, ये बेसिकली क्या है, एक जनरल पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है ना। स्टेप 1 में क्या किया, इक्वेशन ऑफ अ लाइन लिखा। इक्वेशन ऑफ अ लाइन लिखने के बाद में उसको किससे इक्वेट किया, किसी एक k से इक्वेट किया। k से इक्वेट करने के बाद में हर एक इंडिविजुअल k के बराबर होगा, तो 2k प्लस 1 माइनस 2k प्लस 2 एंड k माइनस 1, इससे एक्स वाई जेड मिल जाएगा। अब हम क्या बोलेंगे कि लाइन पे आने वाला कोई भी पॉइंट जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट 2k प्लस 1 रहेगा, तो y माइनस 2k प्लस 2 रहेगा और z k माइनस 1 रहेगा। मतलब इस पॉइंट P का भी एक्स कोऑर्डिनेट 2k प्लस 1 ही रहेगा, y कोऑर्डिनेट माइनस 2k प्लस 2 ही रहेगा और z कोऑर्डिनेट यही रहेगा। मतलब पॉइंट P के अब कोऑर्डिनेट्स मुझे मिल चुके हैं। ठीक है, अगला स्टेप क्या है, स्टेप 3 में इनको प्लेन में सेटिस्फाई करना है। ठीक है, तो चलिए अगली थोड़ा सा मैं जगह बना के आपको नेक्स्ट उसमें दिखाता हूँ। ठीक है, सो इसे हम जस्ट सेकंड में इरेज कर देता हूँ। ओके, तो एज डिस्कस्ड मेरा x कॉमा y कॉमा z पॉइंट P को रिप्रेजेंट करेगा। तो x की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, दिस इज गोना बी 2k प्लस 1 कॉमा, y की जगह पे क्या आएगा, माइनस 2k प्लस 2 और z की जगह पे क्या आएगा आपका k माइनस 1। ठीक है, अब ये जो पॉइंट P है, स्टेप 3 में क्या होगा, इसी पॉइंट P को मुझे इस प्लेन की इक्वेशन में सेटिस्फाई करना है। क्यों, बिकॉज P इज लाइंग ऑन द प्लेन, सो P शुड सेटिस्फाई द प्लेन। तो सेटिस्फाई करने के लिए हम जाएंगे अगले स्टेप में, क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिंपल है, 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, 2k प्लस 1। ठीक है, तो लिख दीजिएगा माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या है, माइनस 2k प्लस 2 प्लस z की वैल्यू क्या है मेरे पास, k माइनस 1। ठीक है, प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहां से सॉल्व करके k मिल जाएगा। चलिए निकाल देते हैं, 2 2 ज़ा 4k प्लस 1 माइनस 2 इंटू माइनस 2 इज प्लस 4k माइनस 2 इंटू प्लस 2 इज माइनस 4 प्लस k माइनस 1 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो 4k प्लस 4k 8k प्लस k हो गया कितना, 9k, है ना। 1 माइनस 4 इज माइनस 3 माइनस 1 इज माइनस 4 माइनस 4। ओके, माइनस 4 इज माइनस 5 माइनस 5 प्लस 1 इज माइनस 4 माइनस 4 प्लस 12 कितना होगा, माइनस 8। कुछ कैलकुलेशन एरर हुआ, देखते हैं एक मिनट। एक छोटा सा कैलकुलेशन एरर हो गया था यहाँ पे ना, 2k है ना, तो 2 टू 4k प्लस 2 आना चाहिए था। ठीक है, वो एरर हुआ था। ओके, नाउ बाकी सब ठीक है। सो 4k प्लस 4k 8k प्लस k इज 9k प्लस 2 माइनस 4 इज माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1 इज माइनस 3 प्लस 12 इज प्लस 9। ठीक है ना। सो 9k प्लस 9 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर k इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 9/9 विच इज माइनस 1। नाउ वंस यू हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ k, अब आपको क्या लिखने हैं, p के कोऑर्डिनेट्स। तो आप बहुत आसानी से लिख पाएंगे, देखिएगा कैसे लिख पाएंगे। सो p का जो कोऑर्डिनेट है, पहला वाला x कोऑर्डिनेट क्या है, 2k प्लस 1। तो बोला दो k इज इक्वल टू माइनस 1 डालोगे तो माइनस 2 प्लस 1 इज माइनस 1, है ना, कॉमा। अब k इज इक्वल टू माइनस 1 डालोगे तो 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, है ना। और k इज इक्वल टू माइनस 1 डालोगे तो माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस 2। ठीक है, सो माइनस 1 कॉमा 4 कॉमा माइनस 2, k इज इक्वल टू माइनस 1 डाल के मिल गए आपके तीनों कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी आपको, है ना। प्रोसेस है भाई, प्रोसेस है। ठीक है, सिंपल सा प्रोसेस है। क्या करना है, 3 स्टेप का प्रोसेस। पहले स्टेप में आपको लाइन की इक्वेशन लिखनी है। ठीक है ना। और लाइन की इक्वेशन जो है वो आसानी से आपकी लिखा जाएगी। क्यों लिखा जाएगी, क्योंकि आपको प्रैक्टिस है, आपने इसे सीखा हुआ है। ठीक है ना। ओके, सो जैसे ही आपकी लाइन की इक्वेशन लिख के हो जाती है ना, उसके बाद आप जनरली इज इक्वल टू के डालेंगे तो हर एक एक्स वाई और जेड की वैल्यूज निकल जाएगी के फॉर्म में, है ना। ये क्या हो गया आपका जनरल पॉइंट ऑन द लाइन।
अब क्योंकि ये पॉइंट मेरा लाइन पे लाई करता है, मतलब ये पॉइंट पी के लिए भी वैलिड रहेगा, तो पी के कोऑर्डिनेट्स भी इसी फॉर्मेट में हो सकते हैं। अब पी के कोऑर्डिनेट्स अगर इस फॉर्मेट में हो सकते हैं और पी मेरा प्लेन पे लाई कर रहा है, मतलब ये कोऑर्डिनेट सिस्टम प्लेन को भी सेटिस्फाई करेगा, तो इसको सेटिस्फाई करेंगे तो के निकल जाएगा, के निकल गया, पुट अप करके पी की वैल्यूज फिर मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। सो दिस वाज द प्रोसेस, मैंने आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे करा दिया है इसके लिए। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस और जो है वो करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे रखे हुए हैं, जस्ट अ सेकंड दिखाता हूं मैं। ओके, तो ये सेकंड क्वेश्चन है, कुछ भी फर्क नहीं है, बस आपके सामने नंबर्स थोड़े से चेंज किए हुए हैं, ठीक है। प्लेन इस बार 2x माइनस वाई माइनस 2z-4 है, नंबर पॉइंट इस बार अलग है, ठीक है। वही निकालना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इस कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P को मान लोगे x, y, z, ठीक है ना। अब मुझे बताना है कि क्या होंगे। स्टेप नंबर 1 क्या कहती है, सबसे पहले आप OP की इक्वेशन लिख लीजिए, है ना। ठीक है, अब मैंने आपको इक्वेशन लिखना है स्टेप बाय स्टेप, पिछले वाले में सिखा दिया, इसलिए एकदम डिटेल में नहीं जाऊंगा, है ना। इक्वेशन ऑफ अ लाइन डायरेक्टली मैं कैसे लिख सकता हूं, x माइनस x1 डिवाइडेड बाय डायरेक्शन रेशियो पहला वाला, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय डायरेक्शन रेशियो दूसरा वाला, एंड z माइनस z1 डिवाइडेड बाय डायरेक्शन रेशियो तीसरा वाला। x1 y1 z1 इसी पॉइंट से उठा सकते हैं हम, तो क्या बनेगा, x माइनस माइनस 3 बिकम्स x प्लस 3 डिवाइडेड बाय डायरेक्शन रेशियोज ABC कहां से मिलते हैं, यहां से, है ना। ये प्लेन के जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं वही इसकी परपेंडिकुलर, सॉरी, प्लेन के जो ये टर्म्स होते हैं वही परपेंडिकुलर के डायरेक्शन रेशियो होते हैं। तो कौन कौन सा हो गया, 2 -1 और -2। तो पहला वाला हो गया 2 इज इक्वल टू y माइनस y1 मेरा कितना है ऊपर 4, नीचे इसका करस्पॉन्डिंग क्या है -1 इज इक्वल टू z माइनस z1 क्या है मेरा 2 डिवाइडेड बाय इसके करस्पॉन्डिंग c कितना है -2, ये बन गया। स्टेप 2 में इस पूरे को हम बता देंगे कि ये इक्वल टू के बराबर है, ठीक है। तो ये इक्वल टू के बराबर है, तो x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, ये भी इक्वल टू हो गया के बराबर, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 2k माइनस 3, है ना। वैसे ही सेम चीज आप y के साथ करोगे, y मिलेगा, है ना। तो लिख के बता देता हूं मैं डायरेक्टली, -1 इंटू के प्लस 4, सो दिस बिकम्स माइनस के प्लस 4, एंड z भी लिख के बता देता हूं मैं -2k प्लस 2, ओके, है ना। तो चेक कर लेते हैं, 2k माइनस 3 ये वाला, माइनस के प्लस 4 ये वाला, एंड -2k प्लस 2 ये वाला। x y और z मिल चुके हैं, यही किसके पॉइंट्स होंगे, p के, है ना। तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया, 2k माइनस 3 माइनस के प्लस 4 एंड -2k प्लस 2, ठीक है। इन्हीं पॉइंट्स को उठा के प्लेन में डाल दोगे x y और z की जगह, तो k मिल जाएगा, k मिल गया, पुट करोगे आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। चेक कहाँ करना है आंसर, नोट्स में मिल जाएंगे। नोट्स कहाँ मिलेंगे भाई साहब, एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। खरीदना पड़ेगा क्या, फिलहाल पता नहीं है मेरे को, लेकिन एक चीज की प्रॉमिस है कि कुछ खरीदना पड़ा अगर एप्लीकेशन से, तो वो 150, 200, 300 ऐसे ही प्राइस में रखा है। भाई मेरे को पता है यार, आप लोग स्टूडेंट्स हो, थोड़ा ना आप लोग ज्यादा, मतलब बीइंग अ स्टूडेंट आप कमाते नहीं हो, राइट। तो 6,000 8,000 लेके फायदा नहीं है कुछ, ठीक है ना। सो उसे रेंज में रखा है जिस रेंज एक स्टूडेंट के लिए ठीक होती है, ठीक है। तो कुछ भी अगर एप्लीकेशन से खरीदना है वो 200, 300, 400 की रेंज में मिल जाता है आपको, ठीक है। रेयरली कुछ 500, 600 में मिलेगा अगर आप पूरा प्रोडक्ट और ये सब कुछ परचेस कर रहे हो तो, ठीक है। हाँ, प्राइजेस चेंज भी होते हैं कभी कभी, तो किसी और टाइम में खरीदोगे तो महंगा मिलेगा, एग्जाम टाइम में खरीदोगे तो थोड़ा सस्ता मिल सकता है, सर उतना भी नहीं होगा, 500 भी सस्ता ही है, ठीक है ना। सो देख लेना, ओके। ऑल्सो जैसे मैं हमेशा बोल रहा हूँ, नोट्स तुरंत नहीं दिखे, टेंशन मत लो, 1-2 दिन में दिख जाएंगे वहां पे, तो 1-2 दिन बाद परचेस कर लेना, बट डाउनलोड करके रख लो एटलीस्ट देखने के लिए, ठीक है। चलिए, बता दिया है आपको डिस्क्रिप्शन में चीजें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 हो गया। हाँ, सिर्फ 2 क्वेश्चन से काम चलेगा नहीं, चलेगा, तीसरा क्वेश्चन भी चाहिए प्रैक्टिस के लिए, तो तीसरा क्वेश्चन भी है तुम्हारे सामने, है ना। स्टेप बाय स्टेप वही काम करना है, पहले इक्वेशन बनाओगे, है ना। अब तो मैं आपको एक लाइन, मतलब एग्जाम में कैसे सॉल्व करोगे ना, तुरंत एकदम दिखा देता हूँ। तो आपको x1 y1 z1 दिख रहे हैं और डायरेक्शन रेशियोज भी दिख रहे हैं, इक्वेशन यहीं से एक लाइन में बनती है, पता है कैसे, x माइनस x1 इज 0 डिवाइडेड बाय पहला वाला 1 इज इक्वल टू y माइनस y1 इज कितना 5 डिवाइडेड बाय पहला वाला क्या है माइनस, सेकंड वाला -2 इज इक्वल टू z माइनस z1 कितना है 5 डिवाइडेड बाय नीचे वाला माइनस, ठीक है ना। तो 1 -2 -2 1 -2 -2, ठीक है, 0 5 5 0 5 5, इस पूरे को क्या मान लेंगे, अब हम k मान लेंगे। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, x इज इक्वल टू k माइनस 0 हो गया, y इज इक्वल टू क्या हो गया -2k प्लस 5 हो गया, z इज इक्वल टू क्या हो गया -2k प्लस 5 हो गया। एक बार x y और z मिल गए तो पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स क्या बोल सकते हैं, x कोऑर्डिनेट हो जाएगा मेरा k, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा मेरा -2k प्लस 5, z कोऑर्डिनेट हो जाएगा मेरा वापस से -2k प्लस 5, ठीक है ना। एक बार एक्स वाई जेड मिल गया, उसको उठा के यहाँ सेटिस्फाई कर दो। मुझे तो लग रहा है एक पेज में भी सॉल्व हो सकता है ये चीज, ठीक है, पर आपके ऊपर डिपेंड रहता है यार, ठीक है ना। आप अपनी प्रैक्टिस देखिएगा, एक्स की वैल्यू क्या रखना है मुझे, के रखना है ना। तो के रख दिया,
-2, y की वैल्यू क्या रखनी है मुझे, -2k + 5 रखनी है, ठीक है। -2 इंटू जेड की वैल्यू क्या रखनी है मुझे, वापस से -2k + 5 रखनी है, ठीक है। -7 = 0। सॉल्व करोगे k मिल जाएगा, k को यहाँ पे पुट अप करोगे तो p के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो टेक्निकली देखें तो हमें जो पार्ट सॉल्व करना है वो इतने से ही पार्ट में करना है, एग्जाम में भी शॉर्ट हो जाएगा। नई नई इन्फॉर्मेशन आई है कि सप्लीमेंट्री देना बंद कर दिया है, तो जगह बचा सकते हो ऐसे करके, ठीक है ना। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, देखो भाई बहुत मेहनत लगती है बनाने में, ठीक है ना। सो टाइम भी जाता है, सब कुछ जाता है ना। तो आप सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, क्योंकि तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा सब्सक्राइब करने से, लेकिन मुझे पर्सनली बहुत फायदा हो जाता है, ठीक है। तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक करो वीडियो को, लाइक तो बिल्कुल जरूरी है, और कमेंट करके बताओ कि तुम्हें कैसा लगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली और क्या चाहिए तुम्हें वो भी प्लीज कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। जिन लोगों को लग रहा था कि भाई बहुत देर हो रही है वीडियोस आने में, तो चिंता मत करो, एग्जाम में समय है और उस हम समय का यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपका प्रिपरेशन लीव स्टार्ट होने से पहले आपका सारे वीडियोस और सारा कंटेंट जो है वो अपलोड हो जाएगा, दैट्स अ प्रॉमिस गाइस, ठीक है। तुम्हें उतना लेट नहीं होगा चीजों को, ठीक है। चलिए, सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर सेशन। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जो करना है कर सकते हो, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में गाइस।